Hello dear students, welcome to BKPN Education. Today we are going to study chapter 2nd, Introduction to Java. This is continuation to our previous video. Okay, so let's start. Compilation. तो हम लोग compilation के बारे में समझेंगे. Compilation क्या होता है? After writing the program code, also called the source code, must be converted into a code which a computer can understand. That is, it must be converted into a machine understandable code. Here machine means computer. मैं आपको बताता हूँ सोर्स कोड के बारे में मैं बताता हूँ आपको व्हाट इज अ सोर्स कोड. तो सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड को समझते हैं. तो ये वही प्रोग्राम है जिसको कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया था. सोर्स कोड क्या होता है? आप किसी प्रोग्राम में जो कुछ भी लिखते हैं वही सब कुछ सोर्स कोड होता है. अगर हम इस प्रोग्राम को कंसीडर करें तो इस प्रोग्राम को हमने यहाँ से यहाँ तक लिखा है. ये जो ऊपर का पार्ट है ये इससे तो हमारा कोई रिलेशन नहीं है, ये हमारे किसी यूज का नहीं है. इसको हम रिमूव भी कर देते हैं. चलिए मैंने रिमूव कर दिया. बस वो एक प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन देने के लिए था, उसका कोई यूज नहीं होता है. अब ये देखिए, ये हमारा एक्चुअल प्रोग्राम है. हमने इसी को लिखा था, इसी को हमने बनाया था. इस प्रोग्राम की वर्किंग थी कि ये नेम को प्रिंट करता है. तो सोर्स कोड का एक सिंपल मीनिंग ये होता है कि आप किसी प्रोग्राम में जो कुछ भी टाइप करते हैं वह सब कुछ सोर्स कोड ही होता है. यहाँ पर कोड आप किसी पासवर्ड वगैरह से कोड से बिल्कुल कंफ्यूज ना हो. प्रोग्रामिंग को हम लोग कोडिंग भी कहते हैं, इसीलिए ये जो कुछ भी लिखा जाता है इसे हम लोग कोड कहते हैं. सो किसी प्रोग्राम के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं उसे सोर्स कोड कहा जाता है. इस केस में ये सब कुछ जो लिखा है ये सब सोर्स कोड है. ओके, आप किसी प्रोग्राम में जो कुछ भी टाइप करेंगे वह सब कुछ सोर्स कोड ही होगा. तो जो मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो है सोर्स कोड को नहीं समझ पाता है, इसलिए उसको मशीन कोड में चेंज करना पड़ता है. वही सब कुछ यहाँ पे लिखा है, वही मैं बताऊंगा. उसी के पूरे एक प्रोसेस को कंपाइलेशन प्रोसेस कहते हैं. तो यहाँ पे लिखा है कि जब हम प्रोग्राम को लिख देते हैं या प्रोग्राम बना देते हैं तो जो प्रोग्राम कोड होता है, या जिसे मैंने बताया सोर्स कोड भी कहते हैं, मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ कोड विच अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. मीन्स उसको एक ऐसे कोड में कन्वर्ट करना होता है जिसको कंप्यूटर समझ सके, या एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो उसको एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके, जो कंप्यूटर समझ सकता हो. आप लोग यहाँ पे इस कोड से कोई पासवर्ड वाला कोड है उससे ना कंफ्यूज हो. ये कोड कंप्यूटर के लैंग्वेज में जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उसी को कोड कहते हैं. आप लोग इससे बिल्कुल ना कंफ्यूज हो कि ये कुछ स्पेशल सीक्रेट कोड टाइप का कुछ होता है. नहीं, इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड. तो सोर्स कोड तो कंप्यूटर समझ नहीं सकता है, इसलिए इसको मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है. यहाँ पे जो मशीन है इसका मतलब कंप्यूटर है, ये मशीन लैंग्वेज वाली मशीन नहीं है. इसको बोलते हैं कंप्यूटर वाला ये मशीन है कि मशीन के समझ में आने लगे उस कोड में, ऐसे कोड में इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग. So this machine understandable code is called object code और native executable code. ये जो machine understandable code होता है इसको हम लोग object code या native executable code भी कहते हैं. The process of converting a source code into machine code is called compilation. जो सोर्स कोड होता है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कंपाइलेशन कहा जाता है. ओके, तो चलिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि कंप्यूटर को जो हम लोग सोर्स कोड देते हैं कंप्यूटर उसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता है. इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वह कोड किसी प्रकार से उसके कंप्यूटर जो मशीन अंडरस्टैंड कर सके ऐसी लैंग्वेज में, या यूं कहें तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके एक ऐसी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करा जाए. सो उस
कन्वर्ट करे, जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है उसे बोलते हैं कंपाइलेशन। और कंपाइलेशन के बाद वो जिस नई लैंग्वेज में, या यूं कहें तो मशीन अंडरेबल कोड में, अंडरस्टैंडेबल कोड में जो कन्वर्ट हो जाता है, तो उस मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड को बोलते हैं नेटिव एग्जीक्यूटेबल कोड। दिस वर्क ऑफ compilation is done by compiler. For different platforms there is a different compiler, but with Java language this is not a case. अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कंपाइलर्स का यूज होता है, मगर हमारे जावा लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपको एक पिक्चर से दिखाऊंगा आपको, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। तो आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर सोर्स प्रोग्राम लिखा है, फिर लिखा है कंपाइलर फॉर मैकिन्टोश, कंपाइलर फॉर विंडोज, कंपाइलर फॉर यूनिक्स, फिर लिखा है मशीन कोड फॉर मैकिन्टोश, मशीन कोड फॉर विंडोज एंड मशीन कोड फॉर यूनिक्स। तो इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। सोर्स कोड, सोर्स प्रोग्राम, तो जो प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा है वो प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम है, और उसमें जो कोड है वो हमारा सोर्स कोड है। सोर्स कोड मैं आपको बता ही चुका हूँ अभी बहुत अच्छे से। और तो सोर्स प्रोग्राम, जो प्रोग्राम लोगों ने लिखा है वो सोर्स प्रोग्राम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले ऊपर वाले केस को कंसीडर करते हैं। ये जो ऊपर लिखा है कंपाइलर फॉर मैकिन्टोश, सबसे पहले इसी को देखते हैं कि सोर्स कोड जो है वो कंप्यूटर तो डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कंप्यूटर की समझ में नहीं आता है। कंप्यूटर को सिर्फ मशीन कोड ही समझ में आता है। तो सोर्स कोड तो कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ पाएगा। तो ये सोर्स कोड है, ये कंप्यूटर के पास डायरेक्टली जाने से पहले ये कंपाइलर के पास जाएगा। कंपाइलर क्या वर्क करेगा, कंपाइलर इस सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देगा एक मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में। उस मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड को हम लोग नेटिव एग्जीक्यूटेबल कोड भी कहते हैं। सॉरी, हाँ, उसको नेटिव एग्जीक्यूटेबल कोड भी कहते हैं। तो कंप्यूटर इस सोर्स कोड को, ये कंपाइलर इस सोर्स कोड को नेटिव एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर देगा, और ये जो नेटिव एग्जीक्यूटेबल कोड है इसे कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो अच्छा, मुझे लगता है आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कंपाइलेशन का मतलब है कि सोर्स कोड को नेटिव एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर देना, या कहें तो एक ऐसे कोड को जो कि कंप्यूटर नहीं समझ सकता है, उसको एक ऐसे कोड में कन्वर्ट कर देना जिसे कंप्यूटर समझ सके। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे तीन कंपाइलर्स दिए गए हैं, थ्री कंपाइलर्स दिए गए हैं, कंपाइलर फॉर मैकिन्टोश, कंपाइलर फॉर विंडोज एंड कंपाइलर फॉर यूनिक्स। तो तीन कंपाइलर का क्या मतलब है, इससे आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर तीनों अलग अलग कंपनीज के प्लेटफॉर्म हैं। मैकिन्टोश एप्पल का है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट, यूनिक्स ये कंपनी का है। यूनिक्स शायद खुद ही एक कंपनी है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये तीनों अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, तीनों अलग अलग कंपनीज के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, और तीनों के लिए अलग अलग कंपाइलर दिया गया है। इससे आप ये समझ पा रहे होंगे कि एक ही कंपाइलर तीनों पर वर्क नहीं कर सकता है, इसलिए हमें हर एक अलग प्लेटफॉर्म के लिए एक अलग कंपाइलर की ज़रूरत होती है। तो मैकिन्टोश के लिए एक उसका कंपाइलर है, विंडोज़ के लिए उसका कंपाइलर है, यूनिक्स के लिए एक उसका अपना कंपाइलर है। तीनों के अलग अलग कंपाइलर हैं, तीनों अपने अपने प्लेटफॉर्म के लिए सोर्स कोड को कन्वर्ट करेंगे। जो सोर्स कोड है, अब मान लीजिए सोर्स, ये जो सोर्स कोड हमने लिया है ये विंडोज कंपाइलर के पास गया, तो जो विंडोज कंपाइलर है वो जो कन्वर्ट करेगा उसको मशीन कोड में, तो वो मशीन कोड विंडोज के ही अकॉर्डिंग होएगा। अब क्योंकि जो मशीन कोड है वो विंडोज के अकॉर्डिंग बना है, इसलिए वो यूनिक्स पर वर्क नहीं कर सकता है, ना ही वो मैकिन्टोश पर वर्क कर सकता है। वो सिर्फ विंडोज पर ही वर्क करेगा, क्योंकि विंडोज कंपाइलर ने उसको कन्वर्ट करा है बाइट कोड से
मशीन कोड में। अच्छा, अगर वहीं इस यूनिक्स कंपाइलर की बात करें तो जो यूनिक्स ने इस सोर्स कोड को जो नेटिव एग्जीक्यूटेबल कोड या मशीन कोड में जो कन्वर्ट कर देगा इस सोर्स कोड को, तो वो जो मशीन कोड बनेगा वो सिर्फ यूनिक्स के लिए ही होगा, क्योंकि जो कंपाइलर है वो भी यूनिक्स का है। यूनिक्स का कंपाइलर यूनिक्स के लिए ही तो कोड बनाएगा, मशीन कोड उसी के अकॉर्डिंग तो बनाएगा, विंडोज के अकॉर्डिंग थोड़ी ना बनाएगा। तो जो यूनिक्स वाला कंपाइलर है उसने यूनिक्स के लिए अपना उसका मशीन कोड बना दिया। अब वो मशीन कोड है वो विंडोज पर तो वर्क करेगा नहीं, क्योंकि वो यूनिक्स का है। मींस इसका सीधा सा कहने का मतलब ये है कि हर एक प्लेटफॉर्म के लिए एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कंपाइलर होना चाहिए। वही प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कंपाइलर उसको कन्वर्ट करेगा प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग सोर्स कोड को मशीन कोड में, ताकि वो उस प्लेटफॉर्म पर वर्क कर सके, उस पर रन कर सके। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बता दूं, हर एक प्लेटफॉर्म के लिए उसका एक अलग होना चाहिए कंपाइलर सोर्स कोड के लिए। पर जावा के केस में हाँ ऐसा नहीं है, ये भी मैं बताना चाहूंगा आपको कि जावा के केस में ऐसा नहीं है। जावा के केस में एक यहाँ पे सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करा जाता है, वहाँ पे एक दूसरे टाइप के कोड में कन्वर्ट करा जाता है। वो मैं आपको आगे बताना जा रहा हूँ, वही मैं आपको पिक्चर से बताऊंगा, तो मुझे लगता है पिक्चर से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा। कंपाइलर फॉर मैकिंटोश, कंपाइलर फॉर विंडोज, कंपाइलर फॉर यूनिक्स, तीनों के अलग अलग कंपाइलर, तीनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है, इसलिए सबके अलग अलग कंपाइलर, और हर कंपाइलर उसी प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। ओके, जो हमने अभी पहले कंपाइलेशन प्रोसेस पढ़ा है वो ऑर्डिनरी कंपाइलेशन प्रोसेस है, जो कि और लैंग्वेज के साथ में होता है। लेकिन जावा का कंपाइलेशन प्रोसेस उनसे थोड़ा अलग है। पहले थोड़ा जो इसमें लिखा है उसके बारे में जान लेते हैं। जावा प्रोग्राम्स आर रिटन इन जावा प्रो वन सेकेंड जावा प्रोग्राम्स आर रिटन एंड दिस प्रोग्राम सोर्स कोड मीन्स जो प्रोग्राम है वो सोर्स कोड है इज कंपाइल्ड बाय जावा कंपाइलर। वहां पर प्लेटफॉर्म का अपना कंपाइलर हुआ करता था, बट इसके जावा के केस में जावा का खुद का कंपाइलर होता है, उसे जावा कंपाइलर कहते हैं। तो जावा कंपाइलर यहाँ पर वर्क करता है सोर्स कोड को कन्वर्ट करने का। अब सोर्स कोड किस में कन्वर्ट होगा? कंपाइल्ड का मतलब यहाँ पर कन्वर्जन ही है। तो अब ये जो सोर्स कोड है ये किस में कन्वर्ट होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जावा कंपाइलर सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करता है? तो जावा कंपाइलर सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। बाइट कोड, यहाँ पर बाइट कोड होना चाहिए। बाइट कोड, बाइट कोड इज द कोड विच इज जनरेटेड व्हेन जावा प्रोग्राम इज कंपाइल्ड। जब एक जावा प्रोग्राम कंपाइल होता है तो जो सोर्स कोड होता है हमारा वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स जब मैंने वहाँ पे आपको एग्जाम सैम्पल प्रोग्राम जब बनवाया था ब्लूजे पर, वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि मैंने प्रोग्राम को पूरा लिखने के बाद उसको कंपाइल करा था, तो वो जो कंपाइल वहाँ पर था वो जावा कंपाइलर था। मैंने जैसे ही उस पर क्लिक करा था तो जावा कंपाइलर ने उसको जो मैंने लिखा था उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया था। अब बाइट कोड तो हमें दिखेगा नहीं, हमें तो सिर्फ ये जो सोर्स कोड होता है यही दिखता है। उसने वो कुछ अपना अंदर प्रोसेसिंग करी होगी, बस हमें इतना नॉलेज है कि जो जावा कंपाइलर है वो जो हम सोर्स कोड देते हैं उसे बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। वही यहाँ पर भी लिखा है कि इट मीन्स जावा कंपाइलर कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस बाइट कोड इज read by virtual machine called Java Virtual Machine JVM। JVM शॉर्ट फॉर्म है इसका। जो जावा वर्चुअल मशीन है वो इस बाइट कोड को रीड करती है। भाई बाइट कोड में सोर्स कोड बाइट कोड में तो कन्वर्ट हो गया, अब बाइट कोड का भी तो कुछ यूज होगा। तो बाइट कोड को कौन यूज करता है, कैसे यूज करता है? आप वहां पर अगर आप इसको पिछले वाले ऑर्डिनरी कंपाइलेशन प्रोसेस से कंपेयर करें तो वहां पर जो था वो सीधे वहां पर सोर्स कोड था वो सीधे एक मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट हो रहा था,
और उसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पा रहा था। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो जावा कंपाइलर है वो इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को, और इस सोर्स कोड के ऊपर फिर वर्क करता है जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन क्या है? ये कुछ नहीं, एक वर्चुअल कह सकते हैं, एक मशीन है। एक वर्चुअल मतलब एक इमेजिनरी मशीन है। वो क्या करता है, वो इस जो बाइट कोड होता है इसको रीड करता है और उसको इंटरप्रेट करता है, मीन्स उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बाइट कोड यहाँ पर कन्वर्ट हुआ है मशीन कोड में। पहले कंपाइलर ने उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करा, लेकिन बाइट कोड से कन्वर्ट करा है इसको मशीन कोड में जेवीएम ने। So JVM reads the bytecode and interprets into machine code depending upon the underlying operating system and hardware combination. Underlying operating system and hardware combination means प्लेटफॉर्म। इसको आप एक वर्ड में कहें तो प्लेटफॉर्म। तो जावा JVM जो है वो JVM बाइट कोड को रीड करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है एक मशीन कोड में, डिपेंडिंग अपॉन अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर कॉम्बिनेशन। मीन्स जिस प्लेटफॉर्म पे आप उसको यूज कर रहे हैं उसी प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग वो उसको कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में। ओके, अच्छा अब ये आगे लिखा है जस्ट इन टाइम कंपाइलर is that part of JVM which compiles or interprets byte code into executable code in real time on a piece by piece demand basis। ये जो जस्ट इन टाइम कुछ नहीं है, ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर ये जावा वर्चुअल मशीन का ही एक पार्ट है। मींस जेवीएम तो एक पूरा मशीन है जो उसमें कन्वर्जन का काम होता है, जो मैंने बताया ऊपर आपको कि जेवीएम कन्वर्ट करता है बाइट कोड को मशीन कोड में। तो वो जेवीएम खुद तो एक मशीन है, तो उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको बोलते हैं JIT, मीन्स जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये कन्वर्ट कर देता है, जावा कंपाइलर नहीं, जस्ट इन टाइम कंपाइलर ये कन्वर्ट करता है बाइट कोड को एक मशीन कोड में, या कहें तो एग्जीक्यूटेबल कोड में, जो ऐसा कोड जिसे मशीन यानी कि कंप्यूटर हमारा अंडरस्टैंड कर सके ऑन ए पीस बाई पीस डिमांड बेसिस। इसका मतलब क्या है, ये पूरे कोड को इकट्ठा नहीं मतलब कन्वर्ट कर देता है, ये जितना जरूरत होती है उसी के अकॉर्डिंग कोड को कन्वर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा है, बहुत बहुत बड़ा, तो ये पूरे को कन्वर्ट कर दे। अगर इसको थोड़े से प्रोग्राम की जरूरत है, पूरा एक प्रोसेस होता है, अगर इसको थोड़ा से ही प्रोग्राम मतलब कन्वर्ट करना है, जरूरत है उसको, तो ये थोड़ी सी ही प्रोग्राम कन्वर्ट करेगा, ये पूरे प्रोग्राम को नहीं कन्वर्ट करेगा, क्योंकि भाई बहुत मेमोरी लॉस भी होता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है। तो ये इसको इस तरीके से डिजाइन करा गया है कि ये जितना जरूरत हो उसी को कंपाइल करता है, मीन्स उसी को कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेट करता है, सबको नहीं करता है। ओके, इसको मैं आपको अब पिक्चर से बताऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं। एक है विंडोज का मीन्स माइक्रोसॉफ्ट, एक है यूनिक्स, और एक एप्पल का मैक ओएस। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज, यूनिक्स और एप्पल का मैक ओएस। सो ये 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन आप अगर आप इसको पिछले एग्जाम्पल से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें भी 3 प्लेटफॉर्म्स थे, बट डिफरेंस ये है कि इसमें कंपाइलर एक है, यहाँ पर जो कंपाइलर है वो एक है, वहाँ पर कंपाइलर भी 3 थे, और यहाँ पर ये बाइट कोड आ गया है, वहाँ पर डायरेक्ट मशीन कोड था, यहाँ पर ये जेवीएम भी एक एक्स्ट्रा आ गया है। तो इन सब का क्या मतलब है मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड ऐप डॉट जावा, मीन्स ये जो हमारा एक प्रोग्राम बनाया है उसका नाम है हेलो वर्ल्ड ऐप डॉट जावा। इसी प्रोग्राम के अंदर हमारा जो है सोर्स कोड है। तो ये सोर्स कोड कंपाइलर के पास गया, क्योंकि सोर्स कोड कंप्यूटर तो डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर नहीं सकता है, तो ये पहले गया कंपाइलर के पास। ये कंपाइलर
हमारा जावा कंपाइलर है। जावा कंपाइलर का वर्क होता है इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करना। जावा कंपाइलर कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। तो जावा कंपाइलर ने सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करा। ये देखिए कंपाइलर ने इसको कन्वर्ट कर दिया है बाइट कोड में। देखिए तीनों के लिए बाइट कोड सेम है, तीनों में बाइट कोड जो है वो तीनों के पास है। जिसने सिर्फ बाइट कोड में इसको कन्वर्ट कर दिया जावा कंपाइलर ने, तीनों के पास बाइट कोड पहुंच गया। अब बाइट कोड के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो बाइट कोड है ये पहले वाले एग्जाम्पल को चलिए यहाँ पर देखते हैं। इसमें इधर बताया भी गया है, इसी को देखते हैं। ये मैक ओएस का है, इसका एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे ये जेवीएम बाइट कोड है, इस बाइट कोड पर ये जेवीएम लिखा है और ये मैक ओएस लिखा है। तो ये बाइट कोड जेवीएम के पास गया, इस बाइट कोड को जेवीएम ने रीड करा होगा। इस जेवीएम के अंदर भी एक छोटा सा पार्ट है, एक्चुअली में उस पार्ट ने रिमूव करा होगा, सॉरी रीड करा होगा। उस पार्ट का नाम है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो कि इस जेवीएम के अंदर है, जेवीएम मीन्स जावा वर्चुअल मशीन। इस जावा वर्चुअल मशीन के अंदर जो पार्ट है जस्ट इन टाइम कंपाइलर, उसने इस बाइट कोड को रीड कर कर कन्वर्ट कर दिया होगा एक मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में, मीन्स मशीन कोड में। ओके, सो हेयर दिस जेवीएम कन्वर्टेड, इसको हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं, जस्ट इन टाइम कंपाइलर नहीं बोलते हैं, कभी कभी डायरेक्टली बोल देते हैं कि जेवीएम ने ही इसको कन्वर्ट कर दिया है। बट एक्चुअल में जेवीएम के अंदर भी एक इसी का पार्ट होता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, वो कन्वर्ट करता है। तो बाइट कोड यहाँ पर आकर कन्वर्ट हो गया। आप देख रहे हैं जेवीएम भी तीनों में सेम है और बाइट कोड भी तीनों में सेम है। तो क्या है इसमें, इसमें ये बेनिफिट है कि इसमें एक ही बाइट कोड अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वर्क कर सकता है। बस आपको जेवीएम की जरूरत है। जेवीएम हर प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड को मशीन कोड में। तो ये यहाँ पर देखिए आप लिखा है जावा बाइट कोड इज कन्वर्टेड बाय जेवीएम in actual JIT compiler or interpreter into machine code. This byte code converted by JVM but in actual JIT compiler into machine code. ओके, मैं एक बार आपको फिर से पूरा रिवाइज करा दूं। यहाँ पर सोर्स कोड था, सोर्स कोड कंपाइलर के पास गया, जावा कंपाइलर के पास, जावा कंपाइलर ने इस सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। बाइट कोड हर प्लेटफॉर्म के लिए सेम था और इस बाइट कोड को जेवीएम ने, जावा वर्चुअल मशीन ने कन्वर्ट कर दिया मशीन कोड में। आप यहाँ से एक और चीज़ समझ सकते हैं कि जो बाइट कोड होता है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड होता है और हमारा ये जो जेवीएम है ये तो एक वर्चुअल मशीन है, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है। ये जो बाइट कोड है हमारा, ये हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड है, मतलब ये हर प्लेटफॉर्म के लिए सेम है, इसे प्लेटफॉर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेवीएम इसको प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। ये जो विंडोज का है एग्जाम्पल लें अगर, तो जो जेवीएम इस बाइट कोड को विंडोज के अकॉर्डिंग मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। फिर इसको ये जो विंडोज प्लेटफॉर्म है इस पर कंप्यूटर समझने लगेगा इस बाइट कोड को, क्योंकि ये इसी के अकॉर्डिंग मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया होगा। और इन दोनों के लिए भी यही चीज़ है कि यहाँ पर भी इस बाइट कोड को जेवीएम ने रीड करा होगा और इसको रीड कर कर कन्वर्ट कर देगा ये यूनिक्स के अंडरस्टैंडेबल मशीन कोड में। यूनिक्स के अकॉर्डिंग जो मशीन कोड है उसको उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो बाइट कोड इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड। स्टूडेंट्स, जावा कंपाइलेशन प्रोसेस को अच्छे से समझने के बाद अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा को समझते हैं। जावा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझते हैं। इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है राइट वंस रन एनीवेयर, WORA, वोरा भी कहते हैं। इसका मीनिंग ये है कि आप जावा के किसी प्रोग्राम को एक जगह लिख सकते हैं, एक बार लिख दीजिए और उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आप रन करवा सकते हैं बिना किसी चेंज करके, बिना किसी चेंज के। आपने एक बार कोई प्रोग्राम लिखा, आप उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर रन करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा है
जावा कंपाइलेशन प्रोसेस में मैंने आपको बताया है कि जावा का जो सोर्स कोड होता है, प्रोग्राम का सोर्स कोड होता है, वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। और बाइट कोड में जो है वो एक मशीन इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड होने की वजह से ये सब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए ये सेम रहता है। तो इस बाइट कोड को जेवीएम मशीन जो है, जावा वर्चुअल मशीन है, वो रीड करता है और उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, जिस प्लेटफॉर्म पे आप रन करना चाहते हैं, उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग इस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। सो जेवीएम है वही कन्वर्ट करने का काम करता है और जेवीएम प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देता है। इसलिए आपका जो इनिशियल सोर्स कोड होता है उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि हमारा सोर्स कोड जो था वो सेम था, उसी को बाइट कोड में कन्वर्ट करा जावा कंपाइलर ने। बाइट कोड भी तीनों अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए सेम है और फिर उस बाइट कोड को जावा जो जेवीएम है, जावा वर्चुअल मशीन, उसने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया था। ओके, तो आप समझ सकते हैं यहाँ से कि हम लोगों को एक ही बार प्रोग्राम राइट करना है, उसके बाद हम उसी प्रोग्राम को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर रन करा सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ राइट वंस मीन्स एक बार लिख दीजिए और उसको रन एनीवेयर, उसको कहीं पे भी रन कराइए। प्लेटफॉर्म के चेंज होने से पे जो हमारा सोर्स कोड है उस पर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है तो उसको सोर्स कोड चेंज हो, ऐसा कोई सोर्स कोड में चेंज करना पड़े, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जावा में ये हम लोग को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। लाइट वेट कोड, जावा में प्रोग्रामिंग करते समय कोई बहुत हाई प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मतलब सिंपल प्रोग्रामिंग होती है, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं होता है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, बहुत इजी प्रोग्रामिंग होती है इसकी। सिक्योरिटी, जावा बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी भी ऑफर करता है, इसकी इससे बनी हुई एप्स वो बहुत ही सिक्योर होती हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। मैंने जैसे आपको शुरुआत के इस कोर्स के शुरुआत में ही बताया था, सबसे पहला चैप्टर हमारा बल्कि यही था कि इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बाकी जो लैंग्वेजेस हैं वो थोड़ा रियल लाइफ से अलग हैं, लेकिन जो जावा है वो रियल लाइफ से काफी रिलेटेड है, इसलिए इसको समझ पाना थोड़ा इजी होता है, इसको हम इजीली समझ सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्लास होते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स को मैंने बताया था एनीथिंग विच वी कैन टच, एनी टेंजेबल थिंग। सो ऑब्जेक्ट जो है उसको हम टच कर सकते हैं, और क्लास है वही मैंने बताया था एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इस जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने की वजह से हम जावा को रियल वर्ल्ड से रिलेट कर कर उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसको अच्छे से समझ सकते हैं। और लैंग्वेजेस में ऐसा हम नहीं कर पाते हैं, मगर जावा में हम ऐसा कर सकते हैं, इसलिए वो हमें जावा और अच्छे से समझ में आती है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मैंने अभी आपको जैसा ऊपर बताया कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट डेंट, ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक थी, इंडिपेंडेंट। तो जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस है क्योंकि बाइट कोड सेम है। जेवीएम जो है वो प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग उस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। ओके, सो यहाँ पर मैंने आपको पढ़ा दिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम्स, जावा प्रोग्राम्स टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम्स। फर्स्ट वन इज इंटरनेट एप्लेट्स एंड सेकंड टाइप इज स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। इंटरनेट एप्लेट्स are small programs that are embedded in web pages and are run on the viewer's machine in a secured manner, which means limited access to system resources, that is hardware, hard disk. इंटरनेट एप्लेट्स जो हैं वो एक सिंपल छोटे जावा प्रोग्राम्स होते हैं, स्मॉल जावा प्रोग्राम्स होते हैं जो कि वेब पेजेस में यूज होते हैं, वेब पेजेस में इंक्लूड होते हैं। वेब पेजेस आप समझते होंगे, जो वेबसाइट्स होते हैं उस पे जो अलग अलग पेजेस होते हैं
उसको बोलते हैं वेब पेजेस। तो उसमें ये इंटरनेट एप्लेट्स टाइप के जो जावा एप्लीकेशंस होते, जावा प्रोग्राम्स होते हैं वो यूज होते हैं। तो इंटरनेट एप्लेट्स जावा प्रोग्राम्स वेब पेजेस पर यूज होते हैं और ये व्यूअर की मशीन पर यानी कि हमारे कंप्यूटर पर हमें दिखाई देते हैं। और साथ ही में ये लिमिटेड इनके पास एक्सेस होती है। ये कंप्यूटर के हर रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, मतलब हर चीज को यूज नहीं कर पाते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, आप हार्ड डिस्क मान लीजिए आप कोई वेबसाइट यूज कर रहे हैं, तो आप वो वेबसाइट जो है आपके पूरे कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकती है। आपकी हार्ड डिस्क में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। आपका हार्ड डिस्क के से मतलब उसका कोई रिलेशन नहीं होता है, उसमें उसको एक्सेस ही नहीं होती है, उसको अलाउ ही नहीं होता है कि वो हमारी हार्ड डिस्क को, हमारी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को एक्सेस कर सके, उसका यूज कर सके। सो इंटरनेट एप्लेट्स के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये हर चीज को एक्सेस नहीं कर पाते हैं हमारे कंप्यूटर में। वहीं स्टैंड एलोन एप्लीकेशंस की अगर बात करें, स्टैंड एलोन एप्लीकेशंस इज जनरली a software application that does not require low level operating system or hardware access। स्टैंड एलोन एप्लीकेशंस वे एप्लीकेशन होते हैं, वे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मींस एप्स या प्रोग्राम। एप्स वो जो हम मोबाइल में यूज करते हैं, ये जो एप्स होते हैं ये प्रोग्राम से ही बने होते हैं, प्रोग्रामिंग से ही बने होते हैं। हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि वो भी एक हमारे लिए ऐप ही है। वैसे ऐप तो बड़े होने पर बनाए जा, मतलब इंजीनियरिंग में बनाए जाते हैं वो। अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाएंगे तो आपको ऐप बनाना सिखाया जाएगा, लेकिन वो उनकी बेसिक्स यहीं शुरू होती है। छोटे छोटे प्रोग्राम को बनाकर ही ऐप बनाया जाता है। तो अभी के लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम वही ऐप है। जैसा कि मान लीजिए अभी हमने जो पहले एक सैम्पल प्रोग्राम बनाया था, प्रिंट अ नेम, वो हमारे लिए एक ऐप है, तो वो भी एक स्टैंड एलोन एप्लीकेशन की कैटेगरी में ही आएगा। वो भी हमारे लिए एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ही है, तो वो भी एक स्टैंड एलोन एप्लीकेशन की कैटेगरी में ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसको भी कोई हार्डवेयर या फिर किसी लो लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है। एक्सेस उसको हार्डवेयर करने की कोई एक्सेस ही नहीं है। स्टैंड एलोन एप्लीकेशन वे एप्लीकेशन होती हैं जिनको हार्डवेयर को एक्सेस करने की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, ना ही उनको लो लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे जो हमने अभी प्रोग्राम बनाया था उसमें भी कोई हार्डवेयर को एक्सेस करने की जरूरत नहीं थी। उसी तरीके से आप देख सकते हैं स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट को आप देखिए, स्प्रेडशीट मींस मान लीजिए एमएस एक्सेल को कंसीडर करिए। तो एमएस एक्सेल में अगर देखा जाए तो एमएस एक्सेल में भी कोई भी हार्डवेयर या सॉरी इसमें लिखा, हाँ, हार्डवेयर को एक्सेस करने की कोई जरूरत नहीं होती है, कोई नीड नहीं है। हार्डवेयर को एक्सेस करने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है उसमें। तो इसलिए ये भी हमारी स्टैंड एलोन एप्लीकेशंस की कैटेगरी में ही आएंगे। स्टैंड एलोन एप्लीकेशंस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इंस्टॉल्ड ऑन एनी जावा कैपेबल मशीन। स्टैंड एलोन एप्लीकेशंस को आप शेयर कर सकते हैं और इसको किसी भी जावा कैपेबल मशीन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। मीन्स ऐसी मशीन पर, ऐसे डिवाइस पर इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि जावा के लिए कैपेबल हो। और शेयर तो आप कर ही सकते हैं एप्स वगैरह को। तो और एप्स को ही इंस्टॉल करता है। यहाँ पे स्टैंड एलोन एप्लीकेशंस की बात है, मतलब है कि यहाँ पर किसी ऐप की बात करी जा रही, सॉफ्टवेयर की बात करी जा रही। सॉफ्टवेयर को आप शेयर भी कर सकते हैं और अगर आपका डिवाइस कैपेबल है तो आप उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अगर जावा का है तो जावा कैपेबल डिवाइस होना चाहिए। एवरी स्टैंड एलोन एप्लीकेशन बिगिंस विद ए मेन मेथड। जो भी स्टैंड एलोन एप्लीकेशन होती है वो एक मेन मेथड से बिगिन होती है। मीन्स वो जब वर्क करती हैं तो वो उनका वर्किंग जो शुरू होती है वो मेन मेथड से होती है। अब ये मेन मेथड क्या है, मैं आपको मेन मेथड अपने जो एग्जाम्पल सैम्पल प्रोग्राम बनाया था उसका एग्जाम्पल लेकर आपको बताता हूँ। उसमें भी मेन मेथड का यूज हुआ है। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लिखा है मेन। अब ये मेन मेथड क्या होता है, तो मेथड तो आप बाद में समझेंगे, बस आप अभी के लिए आप मेन मेथड को बस इतना समझ लीजिए कि मेन मेथड पार्ट का वो, एक किसी प्रोग्राम का वो पार्ट है जहां से वो पूरा प्रोग्राम वर्क करना स्टार्ट करता है। आप कोई भी प्रोग्राम बनाएं तो उसकी जो, जब आप उसको रन करेंगे, मीन्स आप यहाँ से कंपाइल करते हैं, तो वो कंपाइल
शुरू यहीं से होता है, यहीं से हमारा स्टार्टिंग होगी उस प्रोग्राम को कंपाइल करने की। वैसा ही एप्लीकेशन में भी होता है, यानी कि हमारे जो ऐप्स होते हैं उनमें भी होता है। हर ऐप अपना वर्क स्टार्ट ये इसी जगह से करता है, इसी पार्ट से करता है। ये जो मेन मेथड होता है इसी को बोलते हैं। ये आप और अच्छे से आप जब समझेंगे, जब आपको मेथड्स और फंक्शंस जो चैप्टर है वो पढ़ाया जाएगा, तो आपको और अच्छे से मेन मेथड समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप बस ये समझ लीजिए कि मेन मेथड प्रोग्राम का वो पार्ट है जहां से कोई प्रोग्राम अपनी वर्किंग स्टार्ट करता है। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।